मिडिलवेयर के बारे में बात करते हैं। मिडिलवेयर, इसका ताल्लुक देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से ही होगा, इसीलिए इसका नाम वेयर है। जैसे हम जानते हैं फर्मवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। और मिडिल इसलिए कि ये कहीं मिडिल में बैठता है जाके। ऐसा कोई वेयर जो मिडिल में जाके बैठता है उसे हम मिडिलवेयर कहते हैं, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो कहीं और आपको कई चीज़ें मिला के जोड़ के आपको देना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ने से पहले या बताने से पहले, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं जो बहुत सारी जगह पे, यानी कि डिफरेंट मशीन्स पे, डिफरेंट एरिया पे, लोकेशन पे चल रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो खैर आप जानते ही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस होता है, तो मिडलवेयर इसके बीच में आता है। मिडलवेयर सिट्स इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशंस। अब इसमें रिमोट कॉल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इसकी जो आधिकारिक हमारी डेफिनेशन है वो देख लें। क्या चीज़ है मिडलवेयर? ये एक लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के बीच में। ये वो कॉम्प्लेक्सिटी हटाती है और हेट्रोजेनिटी हटाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अभी कॉम्प्लेक्सिटी और हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि कोई एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चल रहा है, आप किसी वाई ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर सिस्टम है, वहाँ से कोई लेना चाहते हैं। अब कैसे लेंगे? देखिए, कोई एक जायंट कंपनी, मान लीजिए कोई मतलब एप्पल है और आपका माइक्रोसॉफ्ट है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब ये आपस में अपना मतलब बढ़िया एप्लीकेशंस बनाते हैं, अपना प्रभुत्व उनका जमा हुआ है और इनके यूजर्स भी टारगेटेड है। लेकिन ऐसा कैसे? जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एप्पल की जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने विंडोज़ में, कैसे यूज़ करूँगा? क्या पॉसिबल है? मुश्किल है। इसी तरीके से मैं अगर कोशिश करूँगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वाला एप्पल वाले इसमें चल जाए, थोड़ा मुश्किल है ना इसमें। तो ये बेसिकली इसे ही हम लैक ऑफ होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी कहते हैं, या अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है। अभी तो छोड़िए, खैर मैंने एग्जांपल लिया। आप देखिए आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कितने सारे हैं, अलग अलग जगह पे। कहीं पे आपका राउटर है, कहीं पे कोई टीसीपी यूज़ कर रहा है, कहीं कोई और नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, कहीं पे कुछ और ओएस यूज़ किए जा रहे हैं। तो मोबाइल पे काम चल रहा है, कहीं पे टैब उस पर मेन फ्रेम पे काम चल रहा है, कुछ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हेट्रोजेनिटी इसको ख़त्म करना है। और जो मैंने आपको बताया उसको वो आपको कॉम्प्लेक्स भी लगा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ख़त्म करनी है। तो ये क्या करता है, ये गैप जो इनके बीच में है, लो लेवल वॉइस कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन के बीच में, उस गैप को भरता है। आपको जो कॉमन प्रोग्रामिंग है, उसका जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो छुपा हुआ जो उसका नज़रिया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का, वो आपको एक तरीके से एक छुपा देता है। आपको मतलब आप आइए, यूज़ करिए और बस बीच में आपका मिडिलवेयर बैठा हुआ है जो आपके लिए मदद कर रहा है। तो मिडिलवेयर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्यों, कैसे मदद करता है? नेमिंग हो, लोकेशन हो, सर्विस डिस्कवरी हो, एप्लीकेशन हो, कोई प्रोटोकॉल की हैंडलिंग हो, या कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट हो रहा है, या क्वालिटी सर्विस आपको चाहिए, कोई सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई कॉन्करेंसी की आ रही है, ट्रांजैक्शन स्टोरेज है आपका जैसे डेटाबेस या नेटवर्क में आता है, आपके एक्सेस कंट्रोल ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पर आपकी मदद करेगा ये। तो आप देखिएगा कि इसमें रिमोट जो कंट्रोल, रिमोटली कंट्रोल आपके प्रोसीजर्स होते हैं, जिसे हम आरपीसी कहते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होते हैं। अब इसमें रिमोट प्रोसीजर कॉल्स को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडिलवेयर को देखेंगे, जिसमें हम आपका जावा, आरएमआई, ये कोरबा और रिफ्लेक्टिव मिडिलवेयर देखेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। और फिर मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर, जावा मैसेज सर्विस है, IBM MQ सीरीज है, वेब सर्विसेज है। फिर इवेंट बेस्ड मिडिलवेयर देखेंगे जिसमें ये चीज़ें आएंगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि RPC, OM, MOM और इवेंट बेस्ड मिडिलवेयर, ये 4 टाइप के आपके मिडिलवेयर। वैसे तो और भी इसके बाइफिकेशंस कर दिए गए, लेकिन ये मेजर टाइप के हैं। रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होता है? देखिए, आप यहाँ पर कॉलर है, ये यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड किसी X जगह पे बैठे हैं और यहाँ आप कहीं पे Y जगह पे बैठे हैं, ठीक है? बहुत दूर है, बहुत दूरी है। अब यहाँ से कॉल गया और कॉल से किसी फंक्शन को कॉल करना है। आरपीसी क्या करता है? आरपीसी में बीच में बैठा रहता है
ये क्या करेगा कि इन आर्ग्यूमेंट्स को मार्शल करेगा, आईडी जनरेट करेगा, टाइमर स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर चलेगा आप, आरपीसी जो उस वाई जगह पे है वो इस मार्शल जो किया गया उसको अनमार्शल करेगा, रिकॉर्ड आईडी को रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा, फंक्शन को लेगा, फंक्शन को अपने साथ मार्शल करेगा, मार्शल मतलब एक तरीके से गाइड करेगा, लेके गाइड करेगा, उसके बाद टाइमर सेट करेगा, सीधा अनमार्शल करेगा, एक्नॉलेज कर देगा। तो आपका आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या कर रहा है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह आपकी रिमोट प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने की इसमें मादा है, विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोजेनिटी। ठीक, तो ये देखिए मार्क्स रिमोट फंक्शंस कॉल्स एज लोकल। ऐसे लगता है जैसे आपका जो रिमोट कंट्रोल कॉल्स है वो ऐसे लगता है जैसे लोकल ही है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है, और साथ में आपको एक फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, रिटर्न वैल्यूज हैं, ये भी आपको देता है। और जो रिक्वेस्ट रिप्लाई पैराडाइम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका मैसेज पासिंग से आरपीसी सर्विस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है। आरपीसी की प्रॉपर्टी देखिएगा, अभी आपने देखा लैंग्वेज लेवल पैटर्न है, यहाँ से आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस वाले जानते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, आराम से प्रोग्रामर समझ सकता है। इसके अलावा आपका सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई है, जैसे आपका नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का रिजल्ट आया, फिर आप दूसरे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और जो रिप्लाइज है वो रिक्वेस्ट के साथ मैच होता है, क्योंकि ये देखिए सारा प्रोसीजर 1 2 3 के बाद 8 9 नहीं आया, ये 4 5 यहाँ पर गया है, तो सब कुछ एक तरीके से स्ट्रीमलाइन है, और क्योंकि स्ट्रीमलाइन है इसलिए सिंक्रोनाइजेशन भी है रिक्वेस्ट रिप्लाइज में। इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी हटा दिया इसने, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही, जब आपको पता ही नहीं लगा कि बीच में क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आप किसी एक जगह से बैठ के वाई जगह से आराम से अपना फंक्शन को इन्वोक कर पा रहे हैं, तो कितना अच्छा है। दूसरा रिलायबिलिटी है ना, ये रिलायबिलिटी की गारंटी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना 9th में क्या है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रहा है, तो बेहतरीन है, रिलायबिलिटी आपको मिल रही है। अब डिसएडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर टाइट कपलिंग होती है क्लाइंट सर्वर में, बहुत टाइट कपलिंग है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि अगर क्लाइंट जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा सर्वर को, अगर कोई मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग चल रही है क्लाइंट पे तो उसे ब्लॉक कर देगा बस। अब अगर ब्लॉक कर दिया तो सर्वर बैठा रहेगा, क्लाइंट बैठा रहेगा सर्वर से रिस्पॉन्स लाने में, बस ये लॉस हो गया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी सारे प्रॉब्लम्स को मास्क नहीं कर सकता, ये कुछ को कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आपको समझ में आएगा कि वो क्यों आया। आपने देखा ना 4 एक आरपीसी के बाद मैंने आपको OOM बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर, वो क्यों आया? उसका कारण ये है कि जो आरपीसी है ये फंक्शन डायरेक्ट इन्वोक करता है, ऑब्जेक्ट्स को नहीं करता। आजकल सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ये जाके फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आई बात आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर यानी कि आपसे ऑब्जेक्ट जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले, जिसमें फंक्शन और एट्रीब्यूट्स फंक्शंस और मेथड्स और आपके वेरिएबल्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, रिमोट हो सकते हैं, और रेफरेंसेस भी लोकल रिमोट हो सकते हैं। आराम से रिमोट ऑब्जेक्ट्स आपको रिमोट इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आपका रिमोट मेथड इन्वोकेशन कहता है, जिसको हम RMI भी कहते हैं, और जावा की तो जावा में तो RMI करके एक पूरा वही है, एक एस्पेक्ट है मिडलवेयर बनाने का। देखिए लोकल, यहाँ पर लोकल है ऑब्जेक्ट A, यहाँ पर ऑब्जेक्ट B है, यहाँ लोकल है। इन्होंने क्या किया, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट भी बना दिया। ये ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना, तो प्रॉक्सी बना दिया। प्रॉक्सी लेके ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है बीच में, ये इसके पास जाएगा, बोलेगा देखिए साहब हमको ये चाहिए, मेरे पास ये इसका प्रॉक्सी है। ये प्रॉक्सी यहाँ पर जाएगा, प्रॉक्सी ढूंढेगा और ये ऑब्जेक्ट भी लेके सीधा आपको रिटर्न कर देगा। देखिए क्या बेहतरीन तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका मिडलवेयर है, इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल को ये फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट है, मेथड है, इंटरफेसेस है, इनकैप्सुलेशन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई इंटरेक्शन है जिस तरीके से आरपीसी में था, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि द सिस्टम मैप्स ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस टू लोकेशन। आपकी जो लोकेशन है वो आराम से मैप हो जाती है। देखा आपने किस तरीके से ऑब्जेक्ट भी मिला, केवल आप क्योंकि उसके पास उसका एक आइडिया था। फिर आपका सर्विसेज दिस कंप्राइजिंग मल्टीपल सर्विस आर इजियर टू बिल्ड। वो है अगर आपके मल्टीपल सर्वर्स है, देखिए पहले देखा था आपने कि जो अपने आरपीसी में कर रहे थे, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, और इस तरीके से
अगर हम मल्टीपल सर्विस चाहते हैं, तो एक साथ मल्टीपल सर्विस से लेना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनेगा। तो आरपीसी आराम से आप आरपीसी की जो प्रोग्रामिंग है सर्विस इंटरफेस के लिए, और आरपीसी सिस्टम लुकअप है सर्विस एड्रेस के लिए, लोकेशन सर्विस वाला, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ होता है। मैंने आपको जैसे बताया था रिमोट इन मेथड इन्वोकेशन RMI, जावा के पास तो एक RMI है ही। तो देखिए क्या करता है जावा, ये एक्सटेंड करता है, यानी कि एक क्लास को इनहेरिट करता है रिमोट करके, और यहाँ पर एक थ्रो करता है रिमोट एक्सेप्शन, यानी कि आपका RMI कंपाइलर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स जावा में इस तरीके से बनते हैं, और RMI कंपाइलर प्रॉक्सी और स्केलेटन बनाएगा। फिर RMI रजिस्ट्री इसको ढूंढने में, मतलब इस इंटरफेस के लुकअप में यूज़ की जाएगी, और सारा जो है बस सिंगल लैंग्वेज सिस्टम है जावा। अब आते हैं कोरबा पे। कोरबा क्या है, देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ये ओपन स्टैंडर्ड है OMG द्वारा, लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसमें ये जो 3 आ रहे हैं ना, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, इसमें ORB क्या है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल ORB, ये जनरल इंटर ORB प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए, यानी GIOP, और IOR यानी कि इंटर ऑपरेबल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस है, जिसमें ऑब्जेक्ट लोकेशन रहती है। कोरबा की अपनी आइडियल है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप स्टब्स यानी कि प्रॉक्सीज और स्केलेटन्स वो आइडियल की तरह बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं अभी। और डायनेमिक रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, इंटरफेस की रिपोजिटरी है, इम्प्लीमेंटेशन की रिपोजिटरी है। कोरबा का आइडिया देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि आपके पास क्योंकि मैंने बताया ना ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, तो आप इसकी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिमोट इंटरफेसेस बना सकते हैं। इसकी मैपिंग है C++ जावा स्मॉल टॉक के साथ, आराम से आइडियल कंपाइलर इसे ट्रांसलेट कर लेता है। जो भी आपके 32 बिट है, 64 बिट है, सारे टाइप सिस्टम इसमें चलते हैं। और आपके कंस्ट्रक्टेड टाइप्स भी हैं, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, सीक्वेंस, एरे, इनम, ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। पैरामीटर पासिंग है इसमें, और जिस तरीके से आप इन आउट या बेसिक टाइप पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस, ऑब्जेक्ट पासिंग बाय रेफरेंस भी है इसमें। तो इस तरीके से बनता है ये आपका कोरबा आइडियल्स है। कोरबा की सर्विसेज है, आपको नेमिंग सर्विस मिल रही है, ट्रेडिंग सर्विस मिल रही है, पर्सिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस मिल रही है, ट्रांजैक्शन की सर्विस मिल रही है, इवेंट सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है। ये सारी आपको कोरबा की सर्विसेज मिल रही है। लेकिन अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले हमने देखे ना, जावा RMI हो चाहे कोरबा हो, इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे आपका केवल सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई इंटरेक्शन मिल रही है, एसिंक्रोनस नहीं है, यानी कि अब आपको सिंक्रोनस मिल रहा है तब एसिंक्रोनस की प्रॉब्लम हो गई। ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। एसिंक्रोनस है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका फिर उतना लूजली कवर्ड नहीं होगा, वो उसको स्ट्रांगली कवर्ड कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड गार्बेज कलेक्शन है, ये दिक्कत है, यानी कि रिलीजिंग मेमोरी फॉर अनयूज्ड रिमोट ऑब्जेक्ट्स, जिनको यूज़ भी नहीं किया ऑब्जेक्ट को, उसकी मेमोरी भी रिलीज हो रही है, ये दिक्कत आती है इसमें। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेथड्स है या फिर मिडलवेयर है, ये स्टैटिक और हैवी वेट है, यानी कि अगर कोई यूबिक्यूट सिस्टम, मतलब हर जगह चलने वाला सिस्टम या फिर एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए बनाना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें काम करना। फिर आता है रिफ्लेक्टिव मिडलवेयर, फ्लेक्सिबल मिडलवेयर, जैसे OOM है, मोबाइल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस के लिए एक तरीके से अडेप्टेशन है। किसके लिए? मॉनिटरिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, मींस अडेप्टेशन टू कॉन्टेक्स्ट थ्रू मॉनिटरिंग एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो रिफ्लेक्टिव, ये इंटरफेसेस रिफ्लेक्शन के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट्स कैन इंस्पेक्ट मिडलवेयर बिहेवियर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो मिडलवेयर के बिहेवियर को इंस्पेक्ट करते हैं। फिर इंटरफेसेस होती हैं कस्टमाइजेबिलिटी के लिए, यानी कि जो फ्लेक्सिबल मिडलवेयर होता है वो क्या करता है कि मॉनिटर करता है, फिर सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी कि एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, फिर कस्टमाइजेबिलिटी देखिए आप, डायनेमिक रिकॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जो भी आपका प्रोटोकॉल चलेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव मिडलवेयर कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। फिर आपका आता है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर या MOM। अब इसमें देखिए नाम से ही सब कुछ जाहिर कर दिया। मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर है, क्लाइंट है यहाँ पर और यहाँ पर सर्वर है। बस यहाँ पर मैसेज बनाइए, मैसेज की क्यू में डालिए और बस यहाँ से सर्वर एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स ले आइए, यानी कि कम्युनिकेशन मैसेज के थ्रू, मैसेज जो होंगे मैसेज क्यूज में रखे जाएंगे। मैसेज सर्वर क्या करेंगे? डिकपल कर देंगे क्लाइंट और सर्वर को, क्योंकि यहाँ क्यूज बन रही है तो ये डिकपलिंग भी हो जाएगी आराम से। मैसेज कंटेंट के लिए बहुत सारे अजम्पशंस हैं हमारे पास। तो MOM जो आपका मैसेज ओरिएंटेड
मिडिलवेयर है उसके लिए क्या क्या है। एक तो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन है, यानी कि लूजली कपलिंग है, और मैसेज जो क्यू होते हैं अब आराम से एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और रिलायबल डिलीवरी सर्विस है, यानी कि क्योंकि क्यू है तो आप परसिस्टेंट स्टोरेज है। इसी तरीके से प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज बाय इंटरमीडिएट मैसेज सर्वर, आपने यहाँ देखा एक इंटरमीडिएट मैसेज सर्वर है, तो ये फिल्टरिंग कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लॉगिंग कर सकता है, और मैसेज सर्वर की नेटवर्किंग भी है यहाँ पर। तो नेचुरल जो डेटाबेस इंटीग्रेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। जैसे IBM MQ सीरीज़ है, ये आपका 1-to-1 रिलायबल मैसेज पासिंग क्यूज है, इसमें परसिस्टेंट मैसेजेस है, मैसेज की प्रायोरिटी हो सकती है, मैसेज की नोटिफिकेशन हो सकता है। इस तरीके से क्यू के मैनेजर है, मैसेज की चैनल्स है, मैसेजिंग की APIs है। ये देखिए कितना इसमें बढ़िया है। अगर मैसेज MOM आपका मिडिलवेयर है तो। अब जावा मैसेजिंग सर्विस भी है हमारे पास, JMS। इसमें आपका API स्पेसिफिकेशन है JMS की, पॉइंट टू पॉइंट भी है, पब्लिश सब्सक्राइब भी है। अब पॉइंट टू पॉइंट तो ठीक है जी, पब्लिश सब्सक्राइब के बारे में अभी बात करेंगे। JMS सर्वर है अपना, JMS क्लाइंट है अपना, और आराम से जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीरियलाइज किए जा सकते हैं JMS मैसेजेस के थ्रू। और ये सब जो चीज़ें हैं अभी आप देखिए किस तरीके से इसने रेवोल्यूशनाइज किया है IBM MQ सीरीज और JMS ने। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। एक तो पूरा प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन ये भी इवॉल्व हो रहा है, और जो मैसेज फॉर्मेट है वो मिडिलवेयर को पता ही नहीं होते। और जो क्यू का एब्स्ट्रैक्शन है केवल 1-to-1 कम्युनिकेशन है इसमें, तो स्केलेबिलिटी इसमें मानी जाती है, कोई टाइप चेकिंग नहीं है, और लो लेवल पैकेट मतलब पैकेट लेवल पे जाना पड़ता है, या पैकेट लेवल तक चले जाते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। वेब सर्विसेज पे आइए, ये तो बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए। कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन होता है XML के थ्रू, मतलब मैसेज का जो कंटेंट होता है वो XML में होता है, और जो प्रोटोकॉल यूज होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। SOAP ये लाइटवेट प्रोटोकॉल है सिंक और एसिंक कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन देखिए SOAP यूज HTTP ही करता है बाद में, HTML मतलब HTTP को यूज करके ही इस कम्युनिकेशन होता है। सर्विस डिस्क्रिप्शन, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में WSDL बताएगा वेब सर्विसेज क्या है, कैसी है, इसकी मतलब पूरी उसकी जो जन्म कुंडली उसके पास होगी, और उसकी जो लोकेशन होगी, मतलब पूरी जानकारी जो होगी, ये जन्म कुंडली होगी, इसके पास जानकारी होगी। यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन UDDI। जैसे मुझे कुछ बेचना है तो मैंने थर्ड पार्टी को बोल दिया कि देखो साहब बेचना है, और कोई तीसरा आदमी आया और उसने जो मिडिल मैन है जिसको मैंने बोला उससे आगे पूछ लिया, भैया कोई चीज़ ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, बिक रही है क्या? और अगर उसको पता होगा तो मेरा भी काम हो गया और जिसको खरीदना उसका भी काम हो गया। ये वाला काम है इसमें। वेब सर्विसेज की प्रॉपर्टीज देखिएगा, एक तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ओपन स्टैंडर्ड है। SOAP दोनों OOM और MOM दोनों स्टाइल देता है। बस इसी में सारी बात होगी आपकी, जब ये खुद ही OOM और MOM दोनों कम्युनिकेशन दे रहा है। सिंक्रोनस भी है, एसिंक्रोनस भी है। इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जैसे HTTP SMTP दोनों आपको सपोर्ट करता है। XML स्कीमा है, मार्शलिंग वगैरह अनमार्शलिंग में कितनी आसानी होगी। और WSDL है, कैसे आपको यूज़ करना है वेब सर्विसेज डेफिनेशन लैंग्वेज। UDDI आपको पूरा राइट सर्विसेज मतलब राइट आदमी के पास पहुँचाता है, राइट चीज़ के पास पहुँचाता है। इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, और इंटरेक्शन पैटर्न अभी इसके बन रहे हैं। थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और कोई लोकेशन ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। उसका इवेंट बेस्ड मिडिलवेयर होता है, और ये आका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज पब्लिश और सब्सक्राइब। मतलब पब्लिश यहाँ से पब्लिश करेंगे और सब्सक्राइबर ये ढूंढेंगे और ये सब्सक्राइब कर देंगे, बस ये तरीका हो गया। पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, और इवेंट, ये पब्लिशिंग इवेंट, सब्सक्राइबिंग विल बी सब्सक्रिप्शन। तो इवेंट सर्विस जो है वो नोटिफाई कर देगी जो सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड होंगे पब्लिश इवेंट के बारे में। नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं इसमें। तो एक तो टॉपिक बेस्ड होता है, कंटेंट बेस्ड होता है। टॉपिक बेस्ड मतलब इन्होंने बस टॉपिक दे दिया। कंटेंट बेस्ड मतलब होता है कि पूरा अंदर की चीज़ दे दी कि क्या क्या चीज़ होगी उसमें। मतलब सब्सक्राइबर प्रोवाइड अ फिल्टर बेस्ड ऑन कंटेंट्स ऑफ इवेंट्स। टॉपिक्स के अलावा कंटेंट भी होता है इसमें। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? एक तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर जो है लूजली कपल्ड है। मैनी टू मैनी इंटरेक्शन है, क्योंकि पब्लिशर्स और सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं। और कंटेंट बेस्ड पब्लिकेशन भी है। ये क्या नाम है अपना, सब्सक्राइबर्स है। कंटेंट बेस्ड है तो कितना एक्सप्रेसिव हो गया। केवल एक टॉपिक की जगह, केवल एक हेडिंग की जगह अंदर की सारी चीज़ आपके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। अब कंपोजिट इवेंट डिटेक्शन समझिए।
अब ये कंटेंट बेस्ड जो एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन है, ये वो मैंने बताया तो सही, काफ़ी एक्सप्रेसिव है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आता है कि अगर आपने अंदर की चीज़ भी आपने ढूंढनी है या भी जाननी है तो कितनी हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए क्या करेंगे, हमको इवेंट पैटर्न निकालने पड़ते हैं। तो इवेंट पैटर्न समझिए, कंपोजिट इवेंट डिटेक्टर क्या करता है कि यहाँ से पब्लिशर चीज़ें आती हैं, CD जो है कंपोजिट इवेंट डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट करता है, फिर उसको और क्या कहते हैं कंप्रेस करता है और उसको फिल्टर आउट करता है। सब्सक्राइबर के पास के लिए ये चीज़ आती है, सब्सक्राइबर्स इसके पास नहीं जा रहा, केवल इसी के पास जा रहा है। तो समरी में मैं ये कहूँगा कि मिडिलवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के को बनाने के लिए। इसमें RPC है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडिलवेयर है, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर है, इवेंट बेस्ड मिडिलवेयर है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, स्केलेबिलिटी है, मैन टू मैन कम्युनिकेशन भी है, लैंग्वेज इंटीग्रेशन है, और आपका मोबाइल सिस्टम हो या क्यों भी UBQS, मतलब हर जगह चलने वाला सिस्टम है, इसके लिए बहुत यूजफुल है। होपफुली आपको अब आइडिया लग गया होगा मिडिलवेयर क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।